हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए आज के वीडियो में हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक को लेकर मानवीय संसाधनों का प्रबंध और संबंध। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और पूरी प्लेलिस्ट के वीडियो एक बार रिवाइज कर लें। जी हाँ, समय कम है, जो आपको तैयार है आपका उसको छोड़ते जाइए अब, और जो थोड़ा बहुत भूलते हैं या नहीं तैयार है उसको एक नज़र देख लीजिए और पूरा कोर्स उस दिन के लिए रिवाइज करने के लिए रखिए। ठीक है, तो जिन्होंने फ़िलहाल नहीं देखा है देख लें, है ना, और अपनी पढ़ाई जितना ज़्यादा हो सके कम टाइम में स्मार्ट तरीके से करें। फिलहाल चलिए, PDF अगर चाहिए तो आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, उसकी लिंक तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे हम पहले क्वेश्चन पर। यहाँ पर हम 2 टॉपिक डिस्कस करेंगे, है ना। तो यहाँ पर मानवीय संसाधनों की बात करेंगे। शिक्षा संस्था में प्रमुख मानवीय संसाधन होते हैं। तो मानवीय संसाधन कौन कौन होते हैं? प्रधानाचार्य, प्रधानाध्यापक या कर्मचारी या अभिभावक। तो ये सभी होते हैं मानवीय। मानवीय मतलब मानव से संबंधित, मानव मतलब पता है ना, मानव, तो वही चीज़ होते हैं। तो ये हुआ एक सिंपल तरीका याद रखने का। तो वो मानव वाले ही संसाधन मतलब मनुष्य जिसमें हो। ठीक है, तो चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। विद्यालय के प्रबंध में सम्मिलित मानवीय संसाधन है। विद्यालय के प्रबंध में सम्मिलित मानवीय प्रधानाचार्य, अध्यापक, छात्र, अभिभावक, प्रशासनिक अधिकारी, लिपिक वर्ग, स्थानीय समुदाय के प्रतिष्ठित व्यक्ति। तो सभी यहाँ पर होंगे इसमें। देखिए ये 2 टॉपिक इजी हैं, है ना, एक नज़र से जल्दी से इनको देखते जाइए। मानवीय संसाधनों का पारंपरिक संबंध स्पष्ट किया जा सकता है। जो पारस्परिक संबंध है स्पष्ट कैसे किया जा सकता है? प्रशासनिक अधिकारी और प्रधानाचार्य, हाँ सही है भाई, इन दोनों के बीच संबंध स्थापित हो सकता है। प्रधानाचार्य और समाज, सही है। प्रधानाचार्य और अध्यापक सभी सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर। समूची शिक्षा पद्धति किसके इर्द गिर्द घूमती है? तो किसके इर्द गिर्द? अध्यापक के इर्द गिर्द शिक्षा घूमती है, क्योंकि छात्र का सीधा संबंध किससे होता है? अध्यापक से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है ना, तो यहाँ पर देखिए 4 हो गया, 5 नंबर देखेंगे। विद्यालय की उन्नति किसके सामूहिक प्रयास पर निर्भर करती है? तो किसके? अध्यापकों के सामूहिक प्रयास पर निर्भर। भाई विद्यालयों की उन्नति कब होगी? जब वहाँ के अध्यापक सामूहिक रूप से कार्यरत हों, एक दूसरे का सहयोग करें, तभी विद्यालय उन्नति कर सकता है। 6 नंबर है, अध्यापक का मुख्य कार्य क्या है? छात्रों को शिक्षित करना या छात्रों को उपदेश देना, छात्रों को अनुशासन का पाठ पढ़ाना। तो देखिए यहाँ पर मुख्य कार्य की बात हो रही है, तो मुख्य कार्य है छात्रों को शिक्षित करना। ठीक है, फिलहाल वैसे उपरोक्त सभी भी बन सकता है, लेकिन अनुशासन का पाठ पढ़ाना, है ना, तो पाठ पढ़ाना या निगेटिव कमेंट बन जाता है, और यहाँ उपदेश देना भी निगेटिव है, तो करेक्ट विकल्प ए रहेगा। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर। विद्यालय तथा समाज में संतुलन बनाए रखने का कार्य है। तो विद्यालय और समाज में संतुलन बनाए रखने का कार्य किसका है? शिक्षक का है, छात्र या प्रधानाचार्य या प्रशासनिक कर्मचारी। तो समाज, विद्यालय और समाज में संतुलन किसके? प्रधानाचार्य द्वारा बनाए रखा जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, छात्रों के विकास के लिए प्रधानाचार्य का संपर्क बना रहना आवश्यक है। छात्रों से छात्रों के विकास के लिए प्रधानाचार्य का जो संपर्क है किससे अच्छा बना रहना आवश्यक होता है? छात्र या अभिभावक या कर्मचारी या लिपिकों। तो फिलहाल अभिभावकों से जो है इनका प्रधानाचार्य का संबंध बना रहना होता है। ठीक है, अगर छात्रों का विकास अच्छे से करना है। 9 नंबर क्वेश्चन है, विद्यालय में समन्वय स्थापित करने का मुख्य कार्य किसका है? तो समन्वय स्थापित करने का जो मुख्य कार्य है वो है प्रधानाचार्य का। नेक्स्ट है, छात्रों से व्यक्तिगत रूप से संपर्क बनाए रखने का कार्य है। छात्रों से अगर व्यक्तिगत रूप से संपर्क बनाए रखने का कार्य है तो किसका है? प्रधानाचार्य जी का है। नेक्स्ट है, फिलहाल यहाँ पर शिक्षकों का भी हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर टॉपिक के अकॉर्डिंग ये फिलहाल दोनों सही होंगे, लेकिन मेन नंबर 1 हम रखेंगे प्रधानाचार्य को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर। प्रधानाचार्य के मुख्य कर्तव्य हैं। मुख्य कर्तव्य क्या हैं यहाँ पर ये बताना है ना। तो पहला है प्रशासन संबंधी कर्तव्य,
दूसरा है विद्यालय के कार्यालय संबंधी कर्तव्य, शिक्षा संबंधी कर्तव्य सभी। तो ये सभी कर्तव्य हैं किसके? प्रधानाचार्य के। नेक्स्ट है विद्यालय का निरीक्षण संबंधी कर्तव्य किसका है? तो ये भी प्रधानाचार्य का। देखिए ऐसे क्वेश्चन हम पिछले वीडियो में भी डिस्कस कर चुके हैं ना, तो इनको जो आते हैं आप, मैं नहीं कह रहा कि इनको रुक रुक के आप देखिए, थोड़ा सा स्किप करिए है ना, थोड़ा थोड़ा छोड़ छोड़ के जल्दी से देखिए ताकि आपका टाइम बचे, क्योंकि आपका टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। 13 नंबर है विद्यालय के संबंध में प्रधानाचार्य के मुख्य कर्तव्य हैं। तो मुख्य कर्तव्य क्या है? अभिभावकों तथा समाज के प्रति कर्तव्य, सहगामी क्रियाओं तथा खेल कूद के प्रति कर्तव्य, मूल्यांकन संबंधी कर्तव्य। तो सभी विकल्प बनेंगे यहाँ पर सही। बढ़ेंगे आगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन प्रधानाचार्य के मुख्य कर्तव्यों में शामिल है? तो कौन जो है मुख्य कर्तव्यों में शामिल है? मूल्यांकन संबंधी, नियोजन संबंधी कर्तव्य या अनुशासन संबंधी कर्तव्य। सभी कर्तव्य शामिल हैं प्रधानाचार्य के मुख्य कर्तव्यों में। 15 नंबर है विद्यालय में संगठन और प्रशासन बनाए रखने संबंधी कर्तव्य किसका होता है? आप पता है आपको प्रधानाचार्य का। चलिए बढ़ेंगे तेजी से आगे। विद्यालय के, अब देखिए ये क्वेश्चन आपको बहुत इजी लग रहे होंगे ना, तो फिलहाल देखिए आपका पेपर बहुत लेंदी नहीं आने वाला है, ठीक है। आप चाहेंगे तो 60 से 70 क्वेश्चन बड़े आराम से सही कर सकते हैं, है ना। उससे आपका परसेंटेज और हो सके तो 75 हो जाए, तो इससे अच्छा क्या कहना है ना। तो नेक्स्ट है विद्यालय के अनुशासन के स्तर को ऊंचा उठाना मुख्य कर्तव्य होता है। किसका होता है? मुख्य अध्यापक का होता है। मतलब प्रधानाचार्य या मुख्य अध्यापक या प्राचार्य कुछ भी लिख के आ सकता है। विद्यालय में सर्वश्रेष्ठ स्थान किसका होता है? तो प्रधानाचार्य का सर्वश्रेष्ठ स्थान होता है। प्रधानाचार्य का कार्य एवं उत्तरदायित्व क्या है? तो यहाँ पर आपको बताना है उत्तरदायित्व। फिलहाल ऐसे क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर डी ही करेक्ट ज़्यादातर होता है, लेकिन एक बार देखना ज़रूरी होता है। विद्यालय में कार्यरत सभी व्यक्तियों का नेतृत्व किया जाता है प्रधानाचार्य के द्वारा। सभी व्यक्तियों में कार्यों का बंटवारा करता है। छात्रों को सतत प्रगति का ध्यान भी रखता है। 19 नंबर क्वेश्चन है विद्यालय में शिक्षकों, कर्मचारियों तथा छात्रों से मित्रवत व सहयोगपूर्ण व्यवहार करना कार्य एक उत्तरदायी है। किसका है? ठीक है, तो यहाँ प्रधानाचार्य का है। अगला क्वेश्चन है विद्यालय में कौन प्रबंध तंत्र तथा विद्यालय के समस्त व्यक्तियों के मध्य सेतु मतलब पुल की भांति कार्य करने के लिए उत्तरदायी कौन होता है? तो कौन होता है? प्रधानाचार्य होता है इसके लिए उत्तरदायी। नेक्स्ट है विद्यालय के प्रधानाचार्य का उत्तरदायित्व है, मतलब क्या है इसका उत्तरदायित्व? 21 नंबर है समय समय पर स्टाफ मीटिंग करना, ये तो है ही इसका कार्य, प्लस निर्देशन सेवा संचालन करना, छात्रों की सतत प्रगति का ध्यान रखना। तो ये सब यहाँ पर बनेंगे सही, है ना। तो डी वाला ऑप्शन करेक्ट बनेगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर डी। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन है विद्यालय में विभिन्न प्रकार की संगोष्ठियों तथा पाठ्य सहगामी क्रियाओं का आयोजन करने का कार्य उत्तरदायी किसका होता है? तो किसका होता है? प्रधानाचार्य का होता है। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर विद्यालय में विभिन्न प्रकार के संस्कृतियों, कार्यक्रमों, खेलकूद प्रतियोगिताओं को समय समय पर आयोजित करने का उत्तरदायित्व किसका है? तो ये भी किसका है? प्रधानाचार्य। ये सारे प्रधानाचार्य के कार्य हैं। एक नज़र में डिस्क्रिप्टिव देख लेंगे, बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है 24 कक्षा प्रबंधन के संबंध में शिक्षक का दायित्व है। तो शिक्षक का क्या दायित्व है? समय से कक्षा आना, बिल्कुल सही है। कक्षा अवधि में अधिकांश समय खड़े रहना या छात्रों का विवरण रखना। फिलहाल ये सारे कार्य होते हैं। मतलब खड़े रहने का मतलब ये नहीं कि खड़े रहने का मतलब ये आसपास मतलब बच्चों पर नज़र रखना, ना कि बैठ कर पढ़ाना। नेक्स्ट है 25 कक्षा प्रबंधन के संदर्भ में शिक्षक का दायित्व है। तो छात्रों के बैठने की उचित व्यवस्था है, छात्रों को उनके नाम से संबोधित करना, ये भी है। और नेक्स्ट है अनुपस्थित छात्रों का विवरण रखना। ये सारे कार्य होते हैं शिक्षक के। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 विद्यालयी सामग्री के प्रति छात्रों में आदर की भावना जगाने का उत्तरदायित्व क्या है? मतलब विद्यालय जो सामग्री होती है, चाहे जो भी चीज़ हो, टेबल चेयर है ना, ये सब कोई भी चीज़ हो,
इनके प्रति छात्रों में अगर आदर की भावना जगाने का उत्तरदायित्व तो किसका होता है ना। तो ये किसका उत्तरदायित्व तो होता है, फिलहाल ये तो प्रधानाचार्य का नहीं होगा, ये किसका होगा, शिक्षक का होगा। शैक्षिक कार्यों के संबंध में शिक्षक को किन कर्तव्यों का निर्वाह करना चाहिए। तो जो शैक्षिक कार्यों के संबंध में शिक्षक को किन कर्तव्यों का निर्वाह करना चाहिए, यहाँ पर उचित शिक्षण विधि का प्रयोग करना चाहिए, हाँ करना चाहिए। शिक्षण कार्य के समय शिक्षण सामग्री का प्रयोग होना चाहिए। गृह कार्य को स्पष्ट रूप से बताना चाहिए। करेक्ट विकल्प बनेगा ऑप्शन नंबर डी। 28 नंबर है, शिक्षण विधि एवं क्रिया के संबंध में शिक्षक का कार्य है। शिक्षण विधि और क्रिया के संबंध में शिक्षण का क्या कार्य है, शिक्षक का। तो प्रश्नों का वितरण समान रूप से करना, ये सही है। नेक्स्ट है, विद्यार्थियों के लिखित कार्य की सावधानी पूर्वक जांच करना, छात्रों को कार्यों में व्यस्त रखना। तो सभी विकल्प यहाँ पर बनेंगे शिक्षण के कार्य के लिए। 29 क्वेश्चन है, शिक्षक के कक्षानुशासन संबंधी क्या कार्य हैं। तो छात्रों को इधर उधर घूमने नहीं देना। देखिए यहाँ पर कक्षा अनुशासन की बात हो रही है, तो ये सही है, घूमने नहीं देना चाहिए। छात्रों के अंतरंग होने के बजाय मैत्रीपूर्ण संबंध रखना, ठीक है, तो ये मैत्रीपूर्ण संबंध रखने चाहिए। दोषपूर्ण भाषा का प्रयोग नहीं करवाना चाहिए। सभी विकल्प यहाँ पर बनेंगे सही। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर। शिक्षक का कार्य एवं उत्तरदायित्व है। तो शिक्षक के कार्य और उत्तरदायित्व क्या है, समस्त छात्रों के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना, तो ये तो कार्य है ही। आगे फिर हम देख लेंगे ऑप्शन क्या है, विद्यालयी व्यवस्था में अपना सक्रिय योगदान, ये भी सही है। विद्यालय समय सारणी का अनुपालन, मतलब ये भी सही बनता है, मतलब उपरोक्त सभी बनेगा आपका करेक्ट विकल्प। चलिए टॉपिक यहाँ पर होता है फिनिश। अगले टॉपिक पर बढ़ेंगे। वहाँ पर मानवीय संसाधनों की बात हो रही थी, यहाँ पर बात हो रही है भौतिक संसाधनों की। अब भौतिक संसाधन में जो वस्तुएं होती हैं वो चीज़ें आती हैं, तभी आप समझ जाएंगे क्या है भौतिक संसाधन। अब इतना तो पता होना ही चाहिए ना भौतिक संसाधन क्या है। चलिए यहाँ पर है पहला, विद्यालय के भौतिक संसाधनों के अंतर्गत आते हैं, कौन आते हैं, स्कूल भवन, तो ये भी आता है, पुस्तकालय, ये भी, ये सब भौतिक संसाधन है। प्रयोगशाला, फर्नीचर, तो सभी विकल्प बनेंगे सही। अब लग रहा होगा इजी, है ना। दूसरा क्वेश्चन है, कार्यशालाएं, खेल के मैदान, संग्रहालय, शिक्षण साधन, छात्रावास विद्यालय के किस प्रकार के संसाधन हैं। तो किस प्रकार के संसाधन हैं, सारे भौतिक संसाधन। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर, स्कूल के भौतिक संसाधनों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व है। तो सर्वाधिक जो महत्वपूर्ण है वो विद्यालय भवन है, सबसे महत्वपूर्ण, ठीक है जी भाई। भवन नहीं होगा जब तो संग्रहालय, पुस्तकालय, फर्नीचर का क्या किया जाएगा। सबसे पहली जरूरत किसकी होती है, विद्यालय की होती है। नेक्स्ट है, सर्वोत्तम मूक अध्यापक है। मूक अध्यापक, मूक मतलब जो बोल ना सके, तो वो कौन सबसे अच्छा अध्यापक होता है। तो कौन होता है, पुस्तकालय होता है, क्योंकि पुस्तकालय में कई सारी पुस्तकें रखी होती हैं और पुस्तकों से बालक सीखता है, ठीक है। और पुस्तकालय मतलब जो किताबें होती हैं ना, वो मूक अध्यापक कही जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर, छात्रों का दूसरा घर किसे माना गया है। वेरी इंपॉर्टेंट है छात्रों का। फिलहाल यहाँ पर जो क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना, और फिलहाल इजी भी हैं, ठीक है। और समझ में आ रहा है तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर दीजिए, जिसको इसकी ज़रूरत है उसके पास तक पहुँचा दीजिए। 5 नंबर है, छात्रों का दूसरा घर किसे माना गया है। तो दूसरा घर छात्रावास को माना गया है। और किसी को PDF चाहिए तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर एग्ज़ाम प्लानर और प्लस ये जो इजी नोट्स हैं दोनों अवेलेबल हैं। कोई चार्ज नहीं है, आपको फ्री में वहाँ से डाउनलोड कर लेना है और पढ़ लेना अच्छे से। 6 नंबर है, मानव संसाधनों के अलावा, मानव संसाधन जो मानवीय संसाधन पिछले टॉपिक में जिनको हम पढ़ चुके हैं, इनके अलावा विद्यालय के अन्य सभी संसाधन क्या कहलाते हैं। मतलब मानवीय संसाधनों को छोड़कर
क्या कहलाते हैं? भौतिक संसाधन। तो देखिए यहाँ पर विद्यालय के जो संसाधनों की बात होती है तो दो भागों में, याद रखिए, दो भागों में बांटा जाता है। एक होते हैं मानवीय संसाधन, ठीक है, और दूसरे कौन से होते हैं? भौतिक संसाधन। मानवीय में जितने भी कर्मचारी, शिक्षक, प्रधानाध्यापक, ये सब आते हैं ना, और जो भौतिक होते हैं उसमें विद्यालय, पुस्तकालय, है ना, प्रयोगशाला, खेल के मैदान का व्यवस्था करना, ये सब आ जाते हैं भौतिक संसाधन के रूप में। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बनेगा करेक्ट, भौतिक संसाधन। नेक्स्ट है, विद्यालयों में भौतिक संसाधनों की आवश्यकता क्यों होती है? तो क्यों होती है? शिक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति में सहायक, सही है, उद्देश्यों की पूर्ति इससे होती है। शिक्षण वातावरण का अभिन्न अंग है, सही है। स्वास्थ्य एवं व्यक्तित्व पर प्रभाव डालने वाला, ये सब चीज़ें सही। स्वास्थ्य एवं व्यक्तित्व पर कैसे प्रभाव पड़ेगा? जैसे खेल का मैदान है, बच्चे बालक जो हैं खेल वहाँ पर खेलेंगे, तभी तो स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ेगा। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, 8 नंबर। आकर्षक मानवीय संसाधनों में कौन स्कूल में शिक्षात्मक वातावरण उत्पन्न करता है? तो शिक्षात्मक वातावरण स्कूल प्रांगण उत्पन्न करता है। 9 नंबर है, विद्यालय भवन से क्या तात्पर्य है? यहाँ पर देखिए, आकर्षण मानवीय संसाधनों में कौन स्कूल में शिक्षात्मक वातावरण, तो स्कूल प्रांगण होता है। फिलहाल यहाँ पर विद्यालय भवन, फर्नीचर, स्कूल प्रांगण, चलिए आगे बढ़ेंगे, इसको एक बार क्लियर करिएगा। विद्यालय भवन से तात्पर्य क्या है? तो विद्यालय भवन से क्या तात्पर्य है? मुख्य भवन का तथा प्रयोगशाला, पुस्तकालय, छात्रावास, उद्यान, खेल, यहाँ सभी। तो करेक्ट विकल्प बनेगा सभी नंबर, ठीक है। 10 नंबर क्वेश्चन है, प्रत्येक विद्यालय के लिए होना नितांत आवश्यक है। क्या नितांत आवश्यक है? विद्यालय भवन, पुस्तकालय, प्रयोगशाला या क्रीड़ांगन? तो विद्यालय भवन की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है। फिलहाल अगर उपयुक्त होता सभी तो वहाँ पर हम वो टिक कर सकते थे। नेक्स्ट है 11 नंबर, विद्यालय भवन में सम्मिलित भाग है, कौन है? विद्यालय का मुख्य भवन, सही है। विद्यालय के विभाग का भवन तथा छात्रावास, पुस्तकालय, खेल का मैदान। तो यहाँ पर देखिए उपयुक्त सभी में पूछा गया है तो सभी को हम टिक कर देंगे, लेकिन अगर सभी ना हो तो सबसे पहले नंबर 1 हम रखेंगे विद्यालय के भवन को। नेक्स्ट है 12 नंबर, विद्यालय भवन में सम्मिलित अन्य महत्वपूर्ण भाग कौन है? अन्य महत्वपूर्ण भाग कौन है? बाग बगीचे, खेल, खुला मैदान, कृषि भवन, प्रयोगशाला, सभी। तो यहाँ पर बनेगा उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी बनेगा करेक्ट। आगे बढ़ेंगे, 13 नंबर है, विद्यालय की स्थिति का चुनाव करते समय किन बातों पर ध्यान देना चाहिए? तो विद्यालय की जो स्थिति है उसका अगर हम चुनाव कर रहे हैं तो किन बातों का ध्यान देना आवश्यक है? स्थिति स्थानीय और शैक्षिक आवश्यकताओं के अनुरूप हो, भूमि समतल आसपास की भूमि से कुछ ऊंची हो, भूमि सीलन वाली ना हो। तो ये सभी बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए, कैसा विद्यालय होना चाहिए। 14 नंबर है, विद्यालय वाली भूमि के आसपास नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए विद्यालय के आसपास? गंदा नाला नहीं होना चाहिए, तालाब या नदी। तो ये कोई भी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, मतलब सभी विकल्प बनेगा आंसर। अगला क्वेश्चन है, विद्यालय की स्थिति दूर होनी चाहिए। तो विद्यालय की स्थिति दूर किससे दूर होनी चाहिए? नगर से, उद्योगों के कोलाहलपूर्ण वातावरण से, अत्यंत भीड़ भाड़ वाली सड़क से। तो सभी से दूर होना चाहिए। अगला है, विद्यालय भवन का वातावरण होना चाहिए। कैसा होना चाहिए विद्यालय भवन का वातावरण? स्वास्थ्यप्रद, नैतिक एवं स्वच्छ, बाजार या सिनेमा घर से दूर। तो स्वास्थ्यप्रद होना चाहिए, इससे दूर होना चाहिए, नैतिक एवं स्वच्छ। तो सभी विकल्प बनेगा करेक्ट, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ेंगे 17 नंबर क्वेश्चन की तरफ। विद्यालय की स्थिति का चुनाव करते समय ध्यान देना चाहिए। तो अभी हमने डिस्कस किया है ना, इसको पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 18 नंबर प्रश्न है, विद्यालय के निर्माण के समय ध्यान देने योग्य बातें हैं या ध्यान देने योग्य तत्व हैं जब विद्यालय का निर्माण किया जा रहा हो। भवन में प्रकाश तथा हवा की पूर्ण व्यवस्था होनी चाहिए। भवन विद्यालय की आवश्यकताओं के लिए पर्याप्त हो। भवन सुनियोजित हो, मतलब एक नियोजित तरीके से हो, ये नहीं कि
कोई कमरा कहाँ है ना, कोई चीज़ें कहाँ पर बनी हैं, ग्राउंड कहाँ है, ये सब चीज़ें अच्छे तरीके से नियोजित होनी चाहिए। तो डी विकल्प बनेगा सही। 19 नंबर है विद्यालय प्रांगण में होना आवश्यक है। क्या होना आवश्यक है? कैंटीन, फलों की दुकान, व्यायामशाला। तो इन सभी का होना आवश्यक होता है। ऑप्शन नंबर डी बनेगा करेक्ट। 20 है विद्यालय भवन में होना आवश्यक है। शौचालय, साइकिल स्टैंड, स्टाफ रूम एवं मनोरंजन कक्ष तथा पीने के पानी का। तो ये सब चीज़ें पता होंगी उपयुक्त सभी। आगे है विद्यालय का मस्तिष्क किसे कहा जाता है। तो विद्यालय का मस्तिष्क, देखिए यहाँ पर ये टॉपिक मतलब ये क्वेश्चन जो है जिस तरीके से बनाए गए हैं, टॉपिक को ध्यान में रखते हुए काफ़ी अच्छे से बनाए गए हैं और यहाँ से क्वेश्चन पूछे भी जाएंगे। तो 21 है विद्यालय का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? प्रधानाचार्य को कहा जाता है। नेक्स्ट है विद्यालय का नाड़ी संस्थान किसे कहा गया है? तो नाड़ी संस्थान शिक्षक को कहा गया है। मस्तिष्क की बात करें तो प्रधानाचार्य, नाड़ी संस्थान शिक्षक। विद्यालय का हृदय किसे माना जाता है ना? तो ये किसको हृदय किसे माना जाता है? पुस्तकालय को माना जाता है। तो इन सब चीज़ों को मस्तिष्क, नाड़ी या ये जो हृदय हैं, इन सब चीज़ों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है 24 बालक का मानवीय ज्ञान तथा अनुभवों की निधि प्राप्त करता है। बालक जो है मानवीय ज्ञान और अनुभवों की निधि प्राप्त करता है। कहाँ से प्राप्त करता है? विद्यालय से, संग्रहालय में, पुस्तकालय में या उपरोक्त सभी में। तो जो मानवीय ज्ञान होता है ना और अनुभवों की निधि, अब यहाँ पर देखिए आपका जो ऑप्शन इसमें दिया है शायद सी दिया है और आंसर शीट में, लेकिन ये जो है सी वाला नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि मानवीय ज्ञान तथा अनुभवों की निधि, देखिए विद्यालय में तो सभी चीज़ें आ जाती हैं, पुस्तकालय भी, संग्रहालय भी। तो या तो यहाँ विद्यालय में करेक्ट कर सकते हैं या तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट करना हमारा उत्तरदायित्व बनता है। तो फिलहाल चलिए डी को हम करेक्ट मानेंगे क्योंकि सभी चीज़ों में ऐसा होता है। अगला क्वेश्चन है विद्यालय की बौद्धिक प्रयोगशाला किसे कहा जाता है? तो बौद्धिक प्रयोगशाला किसे कहा जाता है ये बताना है ना। तो यहाँ पर बौद्धिक प्रयोगशाला पुस्तकालय को कहा जाता है। नेक्स्ट है विद्यालय में हमारे मस्तिष्क को स्वच्छ एवं पोषक भोजन प्रदान करने वाला सुव्यवस्थित भोजनालय किसे कहा जाता है? तो किसे? पुस्तकालय को। हमारे मस्तिष्क को स्वच्छ और पोषक भोजन प्रदान करने वाला सुव्यवस्थित भोजनालय, तो यहाँ पर पुस्तकालय होगा या कैंटीन या संग्रहालय, क्रीड़ांगन। तो यहाँ पर देखिए फिलहाल पुस्तकालय आंसर में दिया गया है, लेकिन देखिए यहाँ पर स्वच्छ एवं पोषक भोजन प्रदान करने वाला सुव्यवस्थित भोजनालय, तो क्या पुस्तकालय में भोजनालय, लेकिन यहाँ पर स्वच्छ कहा गया है ना। तो कैंटीन होगा, संग्रहालय, क्रीड़ांगन से ये तो नहीं होंगे। तो क्या कैंटीन बन सकता है? फिलहाल इसमें आप थोड़ा सा देख लेंगे डिस्क्रिप्टिव में। 27 है शिक्षा की आधुनिक पद्धतियां हैं। तो शिक्षा की आधुनिक पद्धतियां कौन हैं? डाल्टन विधि, वाद विवाद, योजना विधि या सभी? तो सभी हैं आधुनिक प्रणालियां। 28 नंबर है वे पुस्तकालय का मुख्य उद्देश्य क्या है? छात्रों हेतु विविध साहित्य की क्रमबद्ध व्यवस्था करना होता है। स्वच्छ साहित्य के अध्ययन के प्रति छात्रों की रुचि बनाना होता है। छात्रों के ज्ञान को व्यापक बनाने के साधन जुटाना। तो सभी विकल्प यहाँ पर बनेंगे सही, उपयुक्त सभी। 28 हो गया है। चलिए 29 की तरफ बढ़ते हैं। पुस्तकालय से होने वाले लाभ हैं। तो पुस्तकालय से होने वाले कौन कौन से लाभ हैं? छात्रों को अतिरिक्त अध्ययन सामग्री सरलता से उपलब्ध होती है। छात्रों में अध्ययन की स्वस्थ आदतों का विकास होता है। छात्रों का दृष्टिकोण व्यापक होता है। मतलब सभी यहाँ पर सही होंगे। नंबर 30 है विद्यालय में प्रयोगशाला होने वाले लाभ हैं। व्यावहारिक शिक्षा प्रदान करना या फिर विषय में रोचकता लाना, करके सीखने पर जोर देना। तो इन सब चीज़ों में मतलब ये जो है इसका लाभ होता है प्रयोगशाला का, क्योंकि बच्चे वहाँ पर करके सीखते हैं, व्यवहारिक शिक्षा प्राप्त करते हैं। कहाँ पर? प्रयोगशाला में। तो ऐसे क्वेश्चन भी बनाया जा सकता है कि प्रयोगशाला में कौन से शिक्षा प्राप्त करते हैं। तो ऑप्शन में एक सही देगा, बाकी सारे गलत दिए जा सकते हैं। तो डी ऑप्शन फिलहाल यहाँ पर सही बनेगा। अगला क्वेश्चन है 31।
छात्रालयाध्यक्ष के विशिष्ट गुण हैं। छात्रालय अध्यक्ष के विशिष्ट गुण क्या हैं? प्रशासकीय योग्यता का होना चाहिए, उसमें सामाजिक गुणों का होना चाहिए, मानवीय दृष्टिकोण का भी होना चाहिए। जो छात्रालय का अध्यक्ष होता है उसकी बात हो रही है, तो उपयुक्त सभी यहाँ पर बनेगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। तो चलिए फिलहाल यहाँ पर अगर आपको पसंद आया वीडियो तो लाइक कर दीजिए एक बार, और चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर फिलहाल अगले टॉपिक को हम लेकर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। प्रबंधन के स्तर, शैली, उपागम और कौशल। धन्यवाद।